जय हिंद। आज हम लोग पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग जानते हैं कि कैसे कैसे आज हम जानेंगे कि 552 देसी रियासतें जो थी उनको कैसे मिलाया गया और किन किन कब कब कितना कितना संशोधन किया गया, क्या क्या संशोधन किया गया हमारे संविधान में, कब कब कितना कितना संशोधन किया गया, 552 देसी रियासतें कैसे मिली और अफगानिस्तान जैसे हुआ और पाकिस्तान कैसे अलग हुआ, किसने अलग किया, कब किया, इसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे। आइए, तो हम क्या पढ़ेंगे? इंडियन पॉलिटी। देखो, इंडियन पॉलिटी में क्या होता है? इंडियन पॉलिटी में देश राज्य का शासन पढ़ते हैं कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, देश है, देश का क्या शासन है, प्रत्येक राज्य का क्या शासन है, राज्य के कौन कौन सी भाषाएं हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में, उनका शासन बारे में अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार हर एक क्लास, जैसे आपने मैथ पढ़ा, इस प्रकार मैथ में एक चैप्टर वाइज होता है, भाग होती हैं कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। उसी प्रकार जो तुम्हारा आर्टिकल होता है, पॉलिटी होता है, उसमें आपके भाग गिने जाते हैं। तो टोटल भाग जो होते हैं वो 22 भाग होते हैं, 22 भाग होते हैं। और अनुच्छेद जो होते हैं तुम्हारे आर्टिकल होते हैं वो 395 होते हैं। देखो, 22 भाग इसलिए होते हैं, मैं ABC की गिनती नहीं कर रहा हूँ, जैसे उसमें A, B, C उनकी गिनती नहीं कर रहा हूँ, सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू की गिनती कर रहा हूँ कि हमारे 22 भाग होते हैं और 22 भाग में जो है आपके 395 अनुच्छेद होते हैं। इन सारी चीज़ों का अध्ययन आज मैं करूँगा। भाग अब जिस प्रकार इसके, और IPC का क्या मतलब होता है, इंडियन पेनल कोड का मतलब क्या होता है? इसमें पुलिस सेक्शन धारा लगती है। पुलिस क्या होती है? जैसे आपने कहा कि आप जैसे कुछ काम करके लाए तो पुलिस उसको तूर के कैसे शुद्ध करेगी, तूरेगी, पहले उसको कैसे उगलवाना है, उसके बाद कोर्ट भेजेगी। क्या समझ में आया? कि जैसे आप यहाँ आए और कोचिंग जैसे कोई स्टूडेंट लेट हो गया, तो जो हम तूरेने का काम करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? IPC के अंतर्गत आता है। वहाँ पर पुलिस सेक्शन धारा, पुलिस पहले तोड़ती है, टेमिया के तोड़ती है, उसके बाद भेजती है कोर्ट के पास, जिसको CPC, उसको क्रिमिनल प्रोसीजर के नाम से जानते हैं, CPC। वहाँ पर कोर्ट लगाती है कि किस धारा के तहत इसको क्या किया जाता है। मूवी में देखते हो ना कि जज बैठा होता है और क्या कहते हैं, जज के सामने मान लीजिए वकील होते हैं और ऑनर कहते हैं कि इसको इस धारा के तहत ये सजा दी जाती है। तो पुलिस पहले भथूरती है, उसके बाद कोर्ट ट्रांसफर करती है और कोर्ट जो होती है तो वो उसको धारा सुनाती। इसकी वीडियो लगाएगी IPC और CPC। IPC जो इंडियन पेनल कोड है और CPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसके बारे में बाद में बताएंगे कि क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये तो की वीडियो लगाएंगे आज हम इंडियन पॉलिटी की भाग 1। तो आज हम भाग 1 खत्म करेंगे। भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं, तो चारों आर्टिकल को पढ़ेंगे और 552 देसी रियासतों को कैसे मिलाया गया, उसमें क्या क्या कमियां आई, आज इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आते हैं अनुच्छेद 1 पर। हमारा अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भाग 1 में हमारे 4 अनुच्छेद हैं। और भाग 1 में कितने हैं? भाग 1 में हमारे टोटल जो आर्टिकल हैं, भाग 1 में 4 आर्टिकल हैं। तो टोटल चारों आर्टिकल का आज हम अध्ययन करेंगे। आज भाग 1 खत्म करेंगे और कल दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तो आज हम कितने भाग 1 में क्या कह रहा है? भारत, अनुच्छेद 1 मतलब आर्टिकल 1 में क्या कह रहा है? भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। लेकिन यहाँ पर भारत राज्यों का संघ, यूनियन, यहाँ पर 3 चीजें होती हैं, यहाँ पर 3 चीजें होती है। एक होता है कन्फेडरल, यहाँ पर 3 चीजें होती है जिनको मैं बता रहा हूँ। एक होता है कन्फेडरल। कन्फेडरल का मतलब क्या होता है? परिसंघ। कन्फेडरल का मतलब क्या होता है? परिसंघ। अब दूसरा क्या होता है? फेडरल। और तीसरा क्या होता है? यूनियन। देखो, अब यहाँ 3 चीजें हैं। एक होता है कन्फेडरल, इसका मतलब होता है परिसंघ। इसका क्या मतलब होता है? परिसंघ। इसका क्या मतलब होता है? संघ। और यूनियन का भी मतलब होता है संघ। मतलब कहने का मतलब होता है कि कन्फेडरल का भी मतलब होता है परिसंघ और फेडरल का मतलब होता है संघ और यूनियन का मतलब होता है संघ। अभी ए में इसके 3 तथ्य हैं, ABC। हमने कहा भाग 1 अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज द स्टेट ऑफ यूनियन। तो हमने क्या कहा? यूनियन में लेकिन 3 चीज आती है, एक कन्फेडरल, एक फेडरल, एक यूनियन। तो कन्फेडरल का मतलब, परिसंघ का मतलब होता है छोटे छोटे राज्य अपनी अपनी कुछ हिस्सेदारी करके या कुछ जो अपनी आर्थिक स्थिति है उसको दे करके वो अपना एक देश बना ले, अपना एक राज्य बना ले, तो उसको हम बोलते हैं परिसंघ।
उसको एक देश बोलते हैं, उसको परिसंघ बोलते हैं। कन्फेडरल ये आराम से टूट जाते हैं, आसानी से टूट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ये क्या कर सकते हैं, टूट सकते हैं। लेकिन ये फेडरल का क्या मतलब होता है कि जो मजबूत राज्य हो और वो अपनी मजबूती से एक आर्थिक धन ज्यादा संचित करके उसको दें और एक देश बना ले, तो उसको हम बोलते हैं फेडरल के नाम से जानते हैं, उसको हम संघ के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा इसका थोड़ा दुरुस्त मतलब अच्छा व्यवस्थित क्रम है, मतलब कन्फेडरल का जो फेडरल है वो कन्फेडरल से थोड़ा व्यवस्थित है, इसको जितनी जल्दी तोड़ा जा सकता है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन यूनियन क्या होता है, एक सहमति से बनता है, एक जकड़ के बनता है, एक अपने अपने राज्य के सब देते हैं, और उसके बाद यूनियन का क्या सिस्टम होता है, एक ही। जैसे फेडरल का क्या होता है, यहाँ के कोई राज्य आसानी से टूट सकते हैं, अपना अलग झंडा ले सकते हैं, अपना सिस्टम अलग ले सकते हैं। जैसे अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में मलिस्का का अलग है और अन्य चीजों का अलग है। तो अमेरिका का क्या सिस्टम हुआ, तो वहाँ का अलग भाषा हो सकती है, वहाँ की अलग कल्चर हो सकते हैं, वहाँ के अलग अलग राज्यों का अलग अलग झंडा होता है, तो उसको फेडरल के नाम से जानते हैं। तो एक संघ तो एक देश तो बन गए, लेकिन अपनी मनमानी कर सकते हैं। लेकिन यूनियन का क्या मतलब हुआ कि अगर जुड़ गए तो अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर क्या हुआ कि भारत में जैसे अन्य हैं, जैसे पूरा देश है, तो अगर उत्तर प्रदेश का झंडा ये है तो क्या हुआ, वो बिहार का झंडा अलग होगा, झारखंड का झंडा अलग होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक ही होगा। तो इसको हम यूनियन के नाम से जानते हैं। यूनियन को हम तोड़ नहीं सकते। जैसे मैं कैसे बताऊं, जैसे मैं बोलता हूं, जैसे मैं बोलता हूं, एक कॉपी ले ले, एक और देखो। अब मैंने इन दोनों कॉपी को लिया, छोटी छोटी ले ले तो समझा। कन्फेडरल, देखो कन्फेडरल का मतलब क्या हुआ, जैसे हम इसको रखें, अब ये दोनों कॉपियां आराम से रखी ना, इसको हम आराम से तोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या कर सकते हैं, आराम से तोड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ कन्फेडरल, इसको आराम से उठा सकते हैं। लेकिन अब इसी के ऊपर मैं कवर चढ़ा दूं, तो इन दोनों के ऊपर जब हम कवर चढ़ा देंगे ना, तो इसको आराम से नहीं तोड़ सकते, उसको हुआ फेडरल। और यूनियन का क्या मतलब हुआ, यूनियन का मतलब हुआ इसको बिल्कुल एक ही में थड़ दे, मतलब एक ही में इसको चिपका दे, और चिपकाने के बाद सब लगा दे कि इसको हम खोल ही नहीं सकते। अगर इसको तोड़ेंगे तो पूरा फट जाएगी, उस हिसाब से चिपका दें, तो ये हुआ यूनियन, ये हुआ यूनियन। जैसे मैंने कहा केवल ईंट के ऊपर ईंट रख दो और घर बना दे तो वो हुआ कन्फेडरल, और मसाला रख के जोड़ दो तो वो फेडरल। अब उसके ऊपर से प्लास्टर भी कर दो तो उसको तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए उसको बोलते हैं यूनियन। अगर उसको तोड़ोगे तो पूरा घर गिर जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं यूनियन। अब देखो राज्यों की पहली अनुसूची, सेकंड, देखो हमारे जो लिखे हैं ना, वो कितने संविधान लिखने वाले कितने गजब का दिमाग था। उन्होंने कहा कि अब जैसे हम पहचानेंगे कैसे, अब जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत राज्य है कि नहीं है, हमको प्रूफ चाहिए, तो कुछ तो लिखित होना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा कि अनुसूची में जाकर के देखो, उन्होंने कहा कि पहली अनुसूची में जाकर के देखो। जैसे ये बुक है ना, तो ये उसके जो है बायोलॉजी की है, तो उसके पहले अनुसूची पूरी दी रहती है कि कौन किस में है, तो उस अनुसूची में जाकर के देखो तो पता चल जाएगा कि ये राज्य इस देश का है कि नहीं है। तो उस अनुसूची में जाकर देखो। अगर आपको पता लगाना है, आप सोच रहे कि हम भारत के हैं कि नहीं है, तो आर्टिकल 1 में ये नहीं लिखा कि वो इसका राज्य है। आर्टिकल 1 दूसरी ओर इशारा कर रहा है कि आप अनुसूची में जाकर के देखो ये राज्य है कि नहीं है, आपको अनुसूची की ओर दिखा रहा है। दूसरा, 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, जैसे राज्य बहुत बड़े हैं तो उनको 3 प्रकार में रखा गया। एक रखा गया स्टेट, एक खुद के राज्य में रखा गया जो कि बहुत बड़े हैं, जिनमें सत्ता या बहुत ज्यादा प्रबलता है, या बहुत व्यक्ति हैं, उनका सब चीज संरचना भी बड़ी है, उनका क्षेत्र बड़ा है, तो उसको हम एक अलग स्टेट में रखे 28, और एक केंद्र शासित में रख दिए, यूनियन टेरिटरी में रख दिए, उसको क्या 8 हो गए। और अर्जित राज्य में जो हुए, अर्जित में 0 है, अर्जित में भी इसलिए 0, उन्होंने अर्जित राज्य भी बना लिया। उन्होंने क्या किया, अर्जित राज्य भी बना लिया। क्यों बनाया, क्योंकि अगर हम किसी विदेशी राज्य को अगर हम चाहें और उस पर लड़ करके और उसको क्या करें, हम अपने में मिला लें, तो उसको हम अर्जित राज्य में भी रख सकते हैं कि हमारे पास एक अभी अर्जित राज्य आ सकता है। अगर किसी को हम जीतें और उसको भारत में लाना चाहे तो अर्जित राज्य में हम रख सकते हैं। इसीलिए अभी तक अर्जित राज्य हमारा क्या है, 0 है। इतने बुद्धिमान थे। आज के लोग क्या करेंगे, उनको गिलियाएंगे और खुद हुक्का मार रहे हैं। अब आते हैं आर्टिकल 2, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर विदेशी रियासत को अपने में मिला सकता है। आर्टिकल 2 क्या कह रहा है कि संसद जो है विदेशी रियासत को अपने में मिला सकता है।
और केवल राष्ट्रपति को दे देता है कि हाँ राष्ट्रपति माने कुछ होता नहीं। राष्ट्रपति उतना मान लीजिए, राष्ट्रपति कितना उतना मान लीजिए जैसे घर पे फूफा गुस्सा जाए तब भी कोई मतलब नहीं, खुशी है तब भी कोई मतलब नहीं, तो उतनी इज्जत होती राष्ट्रपति की यहाँ पर। तो ये क्या बोल रहा है, संसद जो है आपका यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो संसद है, संसद राष्ट्रपति को सूचना दे देगा कि हम उस विदेशी रियासत को अपने में मिला रहे हैं, तो वो कोई रोकथाम है आ जाओ, उसका कोई है अपने में मिला रहे हैं उसको, बस मतलब सूचना देने का मतलब है। तो क्या करेगा, संसद राष्ट्रपति को सूचना दे करके किसी भी विदेशी रियासत को अपने में मिला सकता है, और मिलाया भी है। 19 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया था। सिक्किम को कैसे मिलाया, पहले सिक्किम बोल रहा था पहले सिक्किम क्या बोला था कि हम बनेंगे, खुद का बनाएंगे, क्या बनाएंगे, खुद एक संयुक्त देश बनाएंगे, खुद एक देश बना देंगे। मैं अब देखो राज्य बन गए ना, अपने में पूरा बोले थे तो खुद एक देश बनाएंगे। लेकिन सिक्किम के ऊपर क्या था, मान लीजिए सिक्किम है तो सिक्किम के ऊपर क्या था, तिब्बत। सिक्किम के ऊपर क्या था, तिब्बत। और तिब्बत में कौन कब्जा कर लिया, तिब्बत पे कब्जा कर लिया। तिब्बत में उसके सैनिक घुस गए और तहस नहस मचाने लगे चीन के। और जब चाइनीज सैनिक घुस गए तो यहाँ तहस नहस मचाने लगे और बोले अरे भैया हम तो कुछ ही भी हैं, हम देश नहीं बनाएंगे, हमारा कोई भी नहीं बचेगा, हमको कुछ भी नहीं मिला। तो सिक्किम से दौड़े आए और सिक्किम ने कहा कि भारत भैया हम तुमसे मिलना चाहते हैं। तो भारत ने कहा बिल्कुल मिलाएंगे। उस समय कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो उन्होंने कहा जो है हम जरूर मिलाएंगे। तो भारत ने क्या किया, सिक्किम को अपने में मिला ले। लेकिन सिक्किम ने सिक्किम भी चालाक था ना, तो सिक्किम ने सोचा कि मर भी जाएंगे, तिब्बतवा को ले ही लिया, तिब्बतवा का कब्जा ही कर लिया। तो क्या कह रहा है कि चीन से कहा, वहां से दौड़ा आया कि हम देश उस नहीं बनाएंगे, नहीं मर जाएंगे, हाँ वो भथुर डालेगा। तो वहां से दौड़ा आया और भारत से क्या बोला कि हमको मिला दो। भारत से क्या बोला, हमको मिला दो। जो भारत से बोला कि हमको मिला दो, तो भारत ने 19 मई 1975 को सिक्किम को 22वां राज्य बनाया। लेकिन 22वां राज्य बना कैसे, पहले देखो 1975 को 22वां राज्य बन गया, लेकिन कब बना, ये जो है 35वां। पहले ये बोला सिक्किम, पहले बोला कि अगर हम वहां आएंगे तो हमारे साथ कोई भेदभाव तो नहीं होगा। सिक्किम बोला कि हम वहाँ हैं, क्या पता को हमारे साथ भेदभाव हो। भाई कहीं की साउथ में जाओ तो लुंगी पहनने का प्रचार है, हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ और है, बिहार का कुछ और है, कहीं के लोकगीतें अलग हैं, सब जगह तो अलग अलग है ना। तो अब ये बोला कि कहीं हमारे साथ भेदभाव तो नहीं होगा, भाषाएं अलग, ये अलग है। तो इसमें जो हुआ, इसको भाषाओं में 35वां संशोधन 1974 में सिक्किम को सह राज्य के रूप में लिया गया, जिसको 2A के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, 2A के नाम से जाना गया। मतलब एक सहराज्य है और 2A के रूप से एक सहराज्य है, मतलब इसको राज्य के बराबर दी जाए। सह का मतलब हुआ था उसके बराबरी, जैसे डीएम नहीं है तो एडीएम उसका कार्यभार संभालेगा, जब तक डीएम नहीं तब तक उसका कार्यभार कौन संभालेगा, एडीएम। तो कौन, सिक्किम को सहराज्य के रूप में रखा गया, जिसको 2A के नाम से दिया गया। और 35वां संशोधन कब किया गया, 1974 में किया गया, और सिक्किम को सह राज्य के रूप में दिया गया। उसके बाद सिक्किम को लगा कि नहीं यार ये तो अपने सगे भाई जैसे हैं, मामा जैसे अपने अपने को मानते हैं। तो उन्होंने फिर 36वां संशोधन किया गया और 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। अरे भैया हम लोग उस जो है कुटुंबकम के हैं, हम लोग विभीषण को भी आए थे तो भगवान राम ने मिला लिया था, इस पावन धरा के हैं, मामूली बात थोड़ी है। फिर क्या आए 1975 में सिक्किम को मिला लिया गया और 22वां राज्य सिक्किम बन गया 36वां संशोधन के बाद। तो प्रश्न पूछ सकता है कि सिक्किम के कौन से संशोधन में और कब मिला, तो 36वें संशोधन में 1975 में 22वां राज्य बना, कौन बना, सिक्किम। तो आर्टिकल 2 क्या कह रहा है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकता है, जैसा कि एग्जाम्पल में 19 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, आर्टिकल 3 क्या कह रहा है, अब जो विदेशी रियासत मिली है ना, उनको भथुर की उनकी सीमा और रेखा को तोड़ फूड़ करके अब बराबर भी कर सकता है, उसमें जो चाहे कर सकता है। अर्थात क्या कहा कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत परिसंघ के किसी भी राज्य का नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। अर्थात वो बोला कि जो भी विदेशी रियासत अब पहले मिलाओ उसके बाद उसको तोड़ के उसमें जो भी कमियां उनको दुरुस्त करो, तिमियाओ, उसकी हड्डी वसली को एकदम नरम करो। तो क्या किया, उसमें आर्टिकल 3 में कहा है कि संसद
राष्ट्रपति को बता देता है यार, बताना बनता है, बता देता है कि ठीक है, जो क्यों बताता, 368 के अंतर्गत नहीं है, इसलिए कोई बहुत इस पर राष्ट्रपति को नहीं बताया, वो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अभी आगे बताएंगे, लेकिन बता देता है कि चलो कोई बात नहीं, हम उसको तोड़ फोड़ करके उसकी सीमा क्षेत्र को बदल सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो मिले हैं अपनी राज्य की रियासत को, उसको बदल सकता है कौन, संसद। राष्ट्रपति को हल्का मत दे देगा, हम इसकी सीमा रेखा को बदलने जा रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश को एमपी को थोड़ा दे सकता है, बिहार को उसके बगल वाले राज्य को दे सकता है। जैसे मैंने कहा, अब हमारा खेत समझो, अब जैसे मान लीजिए हमारा खेत हमारे बगल किसी दूसरे का खेत है, तो मैं अपना इतना खेत इसका खेत बढ़ा लूँ, अपने से इतना कम कर दूँ, इसका इतना करवा दूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ। तो यही सेम कंडीशन हुआ कि संसद जो है किसी भी राज्य की सीमा क्षेत्र को उधर दूसरे राज्य को दे सकता है, उसमें तोड़ फोड़ कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है, या तो बढ़ा सकता है और या तो फिर बिगाड़ सकता है, उसमें कर सकता है, जैसा कि हुआ है मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ में तोड़ा था। कब को तोड़ा था, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ में तोड़ा था। उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड में तोड़ा था किस 9 नवंबर 2000 को। कब, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड में तोड़ा गया था, और बिहार को झारखंड में 15 नवंबर 2000 को तोड़ा गया था। बिहार को 15 नवंबर 2000 में तोड़ा गया था, इसके रूप में, झारखंड के रूप में, यहीं से निकाली गई थी। एग्जाम्पल के साथ पढ़ो और मजा लेते रहो। इसलिए कहते हैं कि पहले मिलाओ अपने में, फिर भथरो, उसके बाद फिर उसमें जो आए शुद्धियाँ करो, फिर टूट टार के, तो वो काम आर्टिकल 3 में लिखाया गया है। अब क्या हुआ, बेरूबरी यूनियन केस 1962 में हुआ। 1962 में कैसे हुआ, ये हुआ क्रील रेडक्लिफ ने करवाया था इसको। क्रील रेडक्लिफ ने क्या करवाया था 1962 में, क्या करवाया था, वो आया और भारत की जो रियासतें थी, तो वो बोला कि इधर जितनी रियासत हैं, मान लीजिए रेडक्लिफ ने क्या बोला कि रेडक्लिफ यहाँ जानता भी नहीं था, इतना वो चुना था, यहाँ कुछ जानता भी नहीं था कि भारत में कितनी भाषाएं, क्या बोली जाती, कहाँ कौन भाषा, कहाँ कौन। वो आया सीधा मानचित्र टेबल पे, क्या रखा, मानचित्र रखा, और टेबल पे मान लीजिए मानचित्र रखा, और बोला कि इधर वाली ये पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, ये तोड़ दिया। का सिस्टम क्या कहा कि ये पाकिस्तान है, ये इसको है, ये इसको, और इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। कौन तोड़ा, रेडक्लिफ ने इसको, पाकिस्तान को क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। बोला ये इधर पाकिस्तान हो जाएगा, इधर दूसरा हो जाएगा, इधर दूसरा, तो दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। जो इस समय बांग्लादेश है उसको भी क्या कर दिया था, पूर्वी पाकिस्तान को भी क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। तो ये क्या कर दिया, इस कोने को अलग, उस कोने को अलग, जहां से हम रेड लाइन दिखाते हैं तो उसी को हम रेडक्लिफ के नाम से जानते हैं। तो क्या किया उन्होंने, इसका फायदा किसको मिला, बेरूबरी का। बेरूबरी साहब क्या थे, बेरूबरी जहाँ रहते थे, देखो बेरूबरी क्या थे, अब देखो बेरूबरी जो थे वेस्ट बंगाल में रहते थे। वेस्ट बंगाल में क्या होता है, पश्चिमी बंगाल में क्या होता था, वो पश्चिमी बंगाल में जो थे वो मुस्लिम ज्यादा थे। पश्चिमी बंगाल में क्या थी, मुस्लिम ज्यादा थी, तो वेस्ट बंगाल में क्या थी, मुस्लिम ज्यादा थे। तो ये वेस्ट बंगाल में क्या थे, वेस्ट बंगाल में रहते थे, और वेस्ट बंगाल में कौन था ज्यादा, मुस्लिम ज्यादा थे। लेकिन बांग्लादेश में क्या था, कहाँ था, बांग्लादेश में क्या था, तो बांग्लादेश में कुछ ऐसे राज्य थे वहां पर हिंदू बहुत थे। तो इन्होंने क्या कहा, यहाँ इनको वहां से फायदा मिलने लगी, क्या मिलने लगी, बेरूबरी को वहां फायदा होगा, क्योंकि बेरूबरी वेस्ट बंगाल में रहते, तो वेस्ट बंगाल में मुस्लिम बहुत ज्यादा थे, और बांग्लादेश में क्या थे, कुछ राज्य में हिंदू बहुत ज्यादा थे। तो उस समय कौन था प्रधानमंत्री, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने कहा कि तुम अपने आदमियों को उधर ले जाओ, और हमारी जो वहां की रियासत वो इधर ले आओ, हमारी जो वहां की रियासत है इधर ले आओ। लेकिन उसको कौन ने कहा, आर्टिकल 3 संसद क्या कह रहा है कि तुमको सिर्फ अपने में ही लाना है, पहले अपने में मिलाओ, फिर परिसंघ के किसी भी राज्य, मतलब अपने संघ के किसी राज्य में तोड़ फोड़ कर सकते हो। और जवाहरलाल नेहरू दिमागी भी थे, उन्होंने कहा कि तुम अपना ले जाओ मुस्लिम वाला एरिया, और हमको हमारा हिंदू वाला दे दो, उसका फायदा क्या मिला। लेकिन आर्टिकल ने कहा कि तुमको ऐसा नहीं करने देंगे, आदमी में खलबली मिल गई, और क्या बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमको पहले अपने में मिलाना पड़ेगा, और अपने राज्य में तोड़ फोड़ कर सकते हो, किसी अपने राज्य को विदेशी में न दे सकते हो, विदेशी को दे नहीं सकते हो। तो इसलिए ये चला, और उसके बाद जब मोदी जी बने तो संसद से इसको पारित करवा के पास कर दिया। सोचो
तबका चलता हुआ जवाहरलाल नेहरू का, अब मोदी जी ने पास करवाया और हुआ उसी तरीके से, इसको दिया गया, उसको ले लिया गया, लेकिन तब नहीं हुआ। तब कुछ लोग भी वही है ना कि क्या बताएं। उसके बाद आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 क्या कह रहा है कि 2 या 3 में जो भी होगा, आर्टिकल 4 क्या कह रहा है कि 2 या 3 में जो कुछ भी होगा उसमें राष्ट्रपति कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता मामले में, क्योंकि ये 368 से बाहर रखा गया है। ये 368 आर्टिकल से बाहर, ये 368 के जो अंदर होगा उसको हम राष्ट्रपति के बिना अनुमति के कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि हस्ताक्षर होना जरूरी है। 368 के अगर बाहर है तो राष्ट्रपति की अनुमति बहुत जरूरी है। और अनुच्छेद 2 या 3 में जो कुछ भी होगा उसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो 368 से बाहर है। क्यों नहीं कर सकता? 368 बाहर, हस्ताक्षर होना मान लीजिए राष्ट्रपति बहुत जरूरी है। अब 50% की बहुमति होनी चाहिए। इसमें कुछ पॉइंटें दी गई हैं कि कैसे होना चाहिए। जो 368 के अंतर्गत है ये क्या है, इसमें जो 2 या 3 में होगा इसके कुछ हैं। तो कहने का मतलब 50% से क्या होनी चाहिए, बहुमत होनी चाहिए। बहुमत का मतलब वोटिंग होना चाहिए। और वोटिंग हमारे यहाँ लमसम 545 है और 545 वोट हैं और 545 में से अगर आधा करें तो हमारा लमसम 273 पहले ज्यादा थे, तो अब हमको 273 ही सिर्फ लाने हैं। 545, हाँ 545 पहले रहता था कि छठा भाग रहता था, तो हमको छठा भाग का मतलब हुआ कि हमको लाना पड़ता 400 कुछ सीटें। तो इसमें उतनी नहीं लानी पड़ेगी। इसमें 50% आप बहुमत अगर ला रहे हैं 273, तो आप आर्टिकल 2 या 3 में आराम से परिवर्तन कर सकते हैं। और राष्ट्रपति बाध्य होगा, क्योंकि राष्ट्रपति बाध्य इसलिए होगा क्योंकि वो 368 के बाहर रखा गया है और उसकी बहुमति है, इसलिए राष्ट्रपति क्या होगा, बाध्य होगा। कब? सिग्नेचर करने में। उसको तो करना चाहे माने और चाहे न माने, चाहे मुंह झुकाए बैठे रहें चाहे न बैठे रहें, उसको करना तो पड़ेगा। अगर बाप कह देश कि तुमको वहां जाना है तो चाहे रूल बैठे रहो चाहे चला करो, इससे कोई मतलब, तुमको वहां जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा होगा इसमें। अब अनुसूची 1 और 4 जो प्रभावित है, अनुसूची 1 और 4 को कैसे प्रभावित है? जैसे आप मानिए, इसको थोड़ा देखते हैं। अब जैसे आपने बोला, देखो आप जैसे आपने क्या बोला कि अनुसूची 1 और 4 को कैसे प्रभावित है। जैसे मान लीजिए हमारी सीमा इतनी है, अब हमारी सीमा इतनी है, हम इसको बढ़ा के फिर इतना कर लिए, तो अनुसूची कितनी अनुसूची है, तो जितनी हमारी अनुसूचियां हैं उसको 12 अनुसूची है टोटल। कितनी अनुसूची है? लमसम 12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूचियां। अब एक चीज, अनुसूची 12 है ना, तो 12 कैसे होंगे? तो एक अनुसूची क्या कह रहा है कि हमारा सीमा विस्तार कितना है, तो अगर उसमें वृद्धि किए हैं तो हमारा 1 में भी परिवर्तन होगा। और 4 क्या कह रहा है कि हम मिलाए हैं और उसमें कितनी सीमा को तोड़ फोड़ किया है, तो 4 में भी तो वृद्धि होगा। 1 में क्या है, अगर हम तोड़ फोड़ किया, मान लीजिए 1 को मिला लिया, किसी को मिला लिया, तो 1 में वृद्धि होगी। और 4 का क्या, उस सीमा का मैंने विस्तार किया, मान लीजिए मैंने इतना सीमा तोड़ दिया, ये इसका हो गया, मान लीजिए उत्तर प्रदेश को दे दिया, थोड़ा बिहार को दे दिया, तो इसमें भी तो आर्टिकल 4 में भी तो प्रभावित होगा। तो अनुसूची 4 में भी क्या होगा, प्रभावित होगा। यहाँ तक समझ में आना जाना चाहिए। अनुसूची 4 में भी प्रभावित होगा, अनुसूची 4 में भी प्रभावित होगा। तो आर्टिकल, अब देखो आर्टिकल 1 क्या कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ है। अगर आप यहां से क्वेश्चन भी पूछता है कभी कभी कि भारत राज्यों का है, आपसे क्वेश्चन में दे देगा कि भारत राज्यों का है, ऑप्शन में दिया 1 संघ, ऑप्शन में दूसरा दिया फेडरल, तीसरा दिया परिसंघ और चौथा दिया यूनियन। तो आप यूनियन पे ही लगाइएगा, क्योंकि अगर आप संघ लगा रहे हो तो फेडरल का मतलब भी संघ हुआ, यूनियन का मतलब भी क्या हुआ, संघ हुआ। तो आप फेडरल संघ नहीं लगाओगे, यूनियन लगाओगे, ये बहुत फंसाऊ क्वेश्चन आता है, इसलिए इस पर जरूर टिप्पणी नहीं करना। इसको जरूर ध्यान में देखना कि भारत राज्यों का है तो आप बोलोगे यूनियन। भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। वीडियो बन भारत क्या है, भारत राज्यों का क्या है, यूनियन। भारत राज्यों का क्या है, पानी पी लिया जाए। उसके बाद अब जो हमारी जो 555 देशी रियासतें हैं उनको कैसी तोड़ी गई। अखंड भारत का निर्माण कहाँ था, हमारा जो अखंड भारत था वो अफगानिस्तान से बर्मा तक था।
हमारा अखंड भारत अफगानिस्तान से वर्मा तक था, और अखंड भारत को पहली रियासतों में कैसे तोड़ा गया, अखंड भारत को पहली रियासतों में कैसे अलग किया गया। अब देखो, अब इसको मिटाते और अखंड भारत की ओर चलते हैं। अखंड भारत को कैसे रियासतों में तोड़ा गया। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 4 भाग 1 खत्म हो गया। अब थोड़ा अखंड भारत की ओर जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद मात्र 10 से 15 मिनट की और वीडियो चलेगी, उसके बाद काम फिनिश हुआ। अब देखते हैं अखंड भारत। अब देखो, अखंड भारत जो हमारा हुआ, तो लिखना ही पड़ेगा। देखो, अखंड भारत को तोड़ा कब गया, पहला तोड़ा गया 1893 में। पहला कब तोड़ा गया, 1893 में डूरंड लाइन। कौन सी लाइन, डूरंड लाइन। डूरंड लाइन, ये डूरंड एक रेखा है जहाँ जिससे अफगानिस्तान को अलग किया गया। डूरंड लाइन कहाँ से अलग किया गया, वहीं से अलग किया गया। जैसे मान लीजिए ये पूरी है और वहां से उन्होंने रखा है रेडक्लिफ साहब ने और कहा कि अफगानिस्तान ये अलग है। तो 1893 में पहले उसको किससे, अफगानिस्तान को अलग किया गया। किसको अलग किया गया, अफगानिस्तान को 1893 में अलग किया गया। किसके, डूरंड लाइन से। डूरंड लाइन से 1893 में एक लाइन खींच दी गई, इधर अफगानिस्तान है, उसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, जो कि आगे लेक्चर में बहुत आगे से बताया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, 1835 में, सॉरी 1935 में हमको वर्मा को अलग किया गया। वर्मा, उस समय वर्मा था जो इस समय म्यांमार है। म्यांमार जो हुआ था उसको भी 1935 में मुझसे अलग कर दिया गया। 1935 में वर्मा को मुझसे अलग कर दिया गया। क्यों अलग कर दिया गया, क्योंकि उसकी जो रेखा थी वो अलग थी और उस रेखा को अलग कर दिया गया कि ये इसकी नहीं है। और 1935 में क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश शासन था और 1935 में उन्होंने म्यांमार को क्या कर दिया, मुझसे अलग कर दिया। 1935 में किसको अलग किया, म्यांमार को अलग कर दिया गया। अब देखो, प्रिंसली स्टेट। अब प्रिंसली स्टेट कितनी है, प्रिंसली स्टेट अर्थात बोले तो देसी रियासत। प्रिंसली स्टेट 552 प्रिंसली स्टेट कितनी है, 552 देसी रियासतें हैं और 552 देसी रियासत हैं। लेकिन 552 देसी रियासतों को देखो, अब दिक्कत ये थी कि हमारे यहाँ देसी रियासत है क्या, देसी रियासत है जैसे मैंने कहा टोटल आपने एक वो बना लिया, एक मान लीजिए नक्शा बना लिया, कोई नक्शा फिलहाल बना नहीं है, नक्शा जैसे आपने बना लिया, ठीक। अब नक्शा आपने क्या कर दिया, बनाया। अब जब नक्शा आपने इसको ऐसे ऐसे मान लीजिए बना दिया, कोई किसी तरीके से आप नक्शा बनाए, तो मान लीजिए जहाँ जहाँ इधर इधर रेड पट्टी होगी, आप देखिएगा उसमें रेड पट्टी बनी होगी, और जहाँ जहाँ रेड पट्टी बनी है, रेड, वहां पर क्या था, तुम्हारे ब्रिटिश का कब्जा था। और जहां जहां पर पीली पट्टी बनी है वहां पर ब्रिटिश का कब्जा नहीं था। तो ब्रिटिश का कब्जा नहीं जहां हुआ उसको हम प्रिंसली स्टेट के नाम से जानते हैं, देसी रियासत के नाम से जानते हैं। जहां पर उन सबका हिटलर होरम का कब्जा नहीं रहा, उनको क्या नाम से जानते हैं, प्रिंसली स्टेट के नाम से जानते हैं। उनको किस स्टेट के नाम जानते हैं, प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतों के नाम से जानते हैं। लेकिन अब देसी रियासतों को मिलाएगा कौन, ऐसे नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा गया। 552 देसी रियासतों को मिलाए कौन, उस समय इतना बुद्धिमान कौन था, तो 552 देसी रियासतों को मिलाए कौन, तो नंबर 1 थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, नंबर 1 थे सरदार पटेल, सरदार पटेल। नंबर 2 थे वीपी मेनन, और नंबर 3 पे थे माउंट बेटन। वीपी मेनन उस समय क्या थे, आईएएस सचिव थे उस समय। इन्होंने भी, इनमें 3 लोगों ने मिलाया, माउंट बेटन। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रिंसली स्टेट 552 देसी रियासतों को किसने मिलाया, तो जहां पर आपको 3 ऑप्शन देंगे लेकिन सरदार पटेल और वीपी मेनन नहीं होंगे तो आपको माउंट बेटन ही लगाना है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि देसी रियासतों कौन मिलाया, 552 देसी रियासतों को किसने मिलाया, तो वहां पर कौन थे, नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये दिए थे, तो
तो कई बच्चों ने जो है गलत भी कर दिया है। तो अगर सरदार पटेल और वीपी मेनन नहीं है तो उसको क्या, इसको बताना माउंटबेटन ने भी 3 लोगों ने फिर इसको 552 देसी रियासतों को मिला है। कैसे मिला आते देखते हैं। अब देखो 552 देसी रियासतों को मिला है, लेकिन 3 ऐसे थे जो बड़े खचरा थे, अपने में बड़े बुद्धिमान लगते थे, वो अलग अपना देश बनाना चाहते थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे, ये रहेंगे वो रहेंगे हैं। लेकिन देखो 3 ऐसे थे जो बड़े खचरा थे। नंबर 1 हुआ हैदराबाद, नंबर 1 हुआ हैदराबाद। हैदराबाद बोला मैं भारत में नहीं मिलूंगा, मैं अपना एक अलग देश बनाऊंगा, स्वतंत्र रहूंगा। तो क्या किया, हैदराबाद में आर्मी के रूप में पुलिस को, आज भी नहीं पता वहां पर क्या था, एक सिस्टम था कि आर्मी को नहीं घुसा सकते हैं। तो वहां पर क्या था, हैदराबाद में चारों तरफ से हम आर्मी को घुसेड़ दिया पुलिस के रूप में। आर्मी गई थी पुलिस की वर्दी में, आर्मी को मैं घुसाया और पुलिस की वर्दी में, और इसको भी अपने में क्या कर लिया, मिला लिया। किसके, ऑपरेशन पोलो के तहत। ऑपरेशन पोलो के तहत इसको मैंने क्या किया, जब इंक्वायरी की गई कि कौन था तो पता लगा पुलिस थी। ऑपरेशन पोलो के तहत इसको अपने में मिला लिया और हैदराबाद को भी ऑपरेशन पोलो के तहत मिला लिया गया। ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया, जो कि थी पुलिस, लेकिन जो थी आर्मी लेकिन पुलिस की वर्दी में गई थी, और उसको कूच कांच के अपने में मिला लिया। इसको हैदराबाद को बड़ा स्वतंत्र देश बनना चाहता था, स्वतंत्र बनना चाहता था, कुछ नहीं बना, ऑपरेशन पोलो से राज्य मिल गया। सेकंड में क्या हुआ, सेकंड में हुआ जूनागढ़। देखो जूनागढ़ क्या था, जूनागढ़ की थोड़ा ज्यादा दिमागी था ना, तो जूनागढ़ बोला कि जब जूनागढ़ में ज्यादा मुस्लिम थे ना, तो जूनागढ़ क्या बोला कि मैं जो है यहाँ नहीं रहूंगा, मैं पाकिस्तान में रहूंगा। कहाँ रहूंगा, आबादी हिंदू की थी और राजा यहाँ का क्या था, मुस्लिम था। जूनागढ़ में क्या था, आबादी तो हिंदू थी, जूनागढ़ की जो आबादी थी वो हिंदू थी, जूनागढ़ की जो आबादी थी वो हिंदू थी, लेकिन जो यहाँ का राजा था वो मुस्लिम था। राजा कौन था, मुस्लिम था। यहाँ का राजा क्या था, मुस्लिम था, और आबादी हिंदू थी। अब एक चीज बताओ, अगर राजा जहाँ का मुस्लिम है और उस समय क्या था, उस समय अगर बताओ, अगर राजा यहाँ का कह दे, आप अगर अपने घर का मेन मालिक, जैसे आप हो और आपके घर का कोई मेन मालिक कह दे कि यहीं खड़े होना है, तो तुम वहीं खड़े हो गए। कंडीशन सेम उस समय भी था। जूनागढ़ की जो आबादी थी, जो जनता थी वो हिंदू थी, 90% जनता क्या था, हिंदू थी, लेकिन राजा जो वहाँ का था मुस्लिम था। अब राजा जैसा कहेगा आप करोगे वैसे। तो राजा ने कहा, अब जब राजा मुस्लिम तो कहाँ मिलना चाहिए, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को अलग ही कर दिया था। वो क्या नाम है, रेडक्लिफ साहब ने, और पाकिस्तान को अलग कर दिया, बोला ये पाकिस्तान है, ये वो, ये दुनियादारी है। और वहाँ से क्या हुआ था, पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। तो राजा जो मुस्लिम था वो बोला कि मैं भारत में नहीं मिलूंगा, मैं पाकिस्तान में मिलूंगा। तो पाकिस्तान में मिलूंगा, जब ये खबर आई हमारे प्रधानमंत्री के साथ, तो पीएम ने क्या कहा, उन्होंने जनमत संग्रह करवा दी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जनमत संग्रह करवा दी। और जनमत संग्रह में क्या हुआ कि जनमत संग्रह मतलब जनता क्या चाहती है, और जब जनता हिंदू है तो राजा मुसलमान है और जनता हिंदू, तो उन्होंने कहा कि जनमत, दिमागी देखो कितने थे। अब वो तो कहेंगे अरे जाने दो, लड़ाई करने लगेंगे, लेकिन दिमाग देखो। अल्लाह सांपों मर जाए लाठियों न टूटे, गाँव कहावत है नहीं, सांपों मर जाए लाठियों न टूटे। पहले दिमागी देखो, उन्होंने जनमत संग्रह करवा दी। जनमत संग्रह में क्या हुआ कि कितने लोग पाकिस्तान जाना चाहते हो, कितने लोग यहाँ रहना चाहते हैं। तो जो यहाँ की क्या हुई, यहाँ की जनसंख्या 80% जो थी वो पूरी भारत में रहने का प्रयास करी। तो उसको जनमत संग्रह से जूनागढ़ को भी अपने भारत में क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। जूनागढ़ को भारत में भी क्या कर लिया गया, मिला लिया गया था। और थर्ड में क्या हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर को भी मिलाया गया। जम्मू एंड कश्मीर को क्यों मिलाया गया, जम्मू कश्मीर को क्यों मिलाया गया, अब देखो जम्मू कश्मीर क्या कहा था, जम्मू कश्मीर भी थोड़ा
मेंटल आ गया दिमाग से, और ये भी बोला कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, मैं भी अपना देश बनाना चाहता हूँ। अब जम्मू एंड कश्मीर भी अपना देश बनाने चला गया। अब जम्मू एंड कश्मीर बनाया देश, तो मान लीजिए जैसे जम्मू एंड कश्मीर की ये पूरी है, ये इतनी कितनी है जम्मू एंड कश्मीर की, तो इतने में कौन कब्जा कर लिया? चीन ने। इतने में कौन कब्जा कर लिया? चीन ने। और यहाँ के राजा कौन थे? हरि सिंह। यहाँ के राजा कौन थे? राजा हरि सिंह थे। राजा हरि सिंह थे। यहाँ के राजा कौन थे? हरि सिंह थे। लेकिन यहाँ का जो प्रधानमंत्री था वो साला था, वो क्या नाम है, मुल्ला, राजा मुल्ला था। तो अब यहाँ के चीन से जो आए थे वो इतने में क्या कर लीजिए? कब्जा कर लीजिए। इतने में क्या कर लिए बाबू? कब्जा कर लिए। और जब इतने में कब्जा कर लिए तो यहाँ के राजा हरि सिंह पहले तो बड़े साड़ा बन रहे थे कि हम अपना देश बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, लेकिन ये सोचा कि देश क्या बनाएंगे, हमारी जनता भी नहीं बचेगी, तो ये भाग के वहां से आए। इस यहाँ का सेम उल्टा था, यहाँ की आबादी हिंदू राजा मुस्लिम और यहाँ का राजा हिंदू आबादी मुस्लिम। तो आबादी मुस्लिम होने के कारण ये भी मिलना चाहती थी, लेकिन ये गणदेव भाग के आए और राजा हरि सिंह भाग के आए किसके पास? जवाहरलाल नेहरू पास। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हाँ बिल्कुल मिला लेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? जब जवाहरलाल नेहरू ने अब कहा तो वहां पर क्या था, उसको फिर मिलाएगा, लेकिन कब मिलाएगा? उन्होंने कहा कि जब आप एक्सीजन यानी विलय पत्र में साइन करोगे, तो एक्सीजन में क्या करोगे? विलय पत्र में साइन करोगे, और जब तुम विलय पत्र में साइन करोगे तब हम तुमको मिलाएंगे। और इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम विलय पत्र में साइन कर देते हैं, क्यों नहीं करेंगे, नहीं तो बचेगा भी नहीं। और राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पे साइन किया और जम्मू और कश्मीर को क्या कर लिया गया? 1947 में 26 अक्टूबर 1947 में क्या कर दिया गया? मिलाया गया। 26 अक्टूबर 1947 में मिलाया गया। और पहले वो क्या कर रहा था? अपना देश बनाऊंगा, अपना देश बनाऊंगा, अपना देश बनाऊंगा। पहले हाँ, हालांकि इसके झंडा वंडा अलग थे, लेकिन आर्टिकल 2 में जैसे मैंने बताया था ना कि ये संघ इसके सब अलग रहेंगे, इसके झंडा अलग थे, लेकिन अब सेम हो गए। अब तो ये राज्य भी नहीं बचे, ये राज्य भी नहीं बचे, बड़े बहुत लड़ रहे थे ना, अब ये राज्य भी नहीं बचे, तो ये केंद्र शासित प्रदेश में आ गए। अब ये राज्य भी नहीं बचे, बहुत साड़ा बन रहा था। तो क्या होता था? विलय पत्र था, और उसके बाद अपने यहाँ के कुछ सैनिक को फिर यहाँ भेजे गए और वो भरपूर के इनको खेदे, और इतने में तो वो कब्जा कर ही लेते चीन, जिसको आज भी हम पीओके के नाम से जानते हैं। आज भी हम किसके नाम से जानते हैं? पीओके के नाम से जानते हैं। उस समय जो हमारे, अब देखो उस समय जो हमारे ब्रिगेडियर उस्मानी थे, उस समय जवाहरलाल नेहरू के कहने पर चढ़ाई किया और यहाँ पर 1200 सैनिक को मारा। जहाँ पर चढ़ गए थे, यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर पे चढ़ गए थे, वहाँ पर 1200 सैनिक को मारा, इसलिए उसको आज भी उनका नाम दिया जाता है। और सबको मार के वहीं पर दफना दिया। उस समय हम उनके कहने पर आज हम ये एक में मिल चुके हैं। और हालांकि अब जम्मू एंड कश्मीर भी मिल चुका है। 370 अलग था। 370 क्यों लगा था? 370 की एक अलग वीडियो आएगी, इसको कैसे हटा और क्यों मिला था, किसके तहत हटा, इसकी वीडियो हम अलग बनाएंगे। अब आता हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर कैसे मिला हमने बताया अब, लेकिन अब बात आती है जब हमारा इंडिया, जब हमारा 1950 में क्या बना, संविधान लागू हुआ, तब बड़ी दिक्कत आई। ये लोग मिला तो दिए, कौन? सरदार पटेल, वीपी मेनन, माउंटबेटन, सरदार पटेल, वीपी मेनन, माउंटबेटन मिला तो दिए। 552 देसी रियासतों को मिला तो दिए, लेकिन दिक्कत अब कहाँ पर आई? हमने बताया कि इन तीनों को भी मिला लिए किसी तरीके से। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो जूनागढ़, जनमत संग्रह, और जम्मू कश्मीर विलय पत्र। हमने बताया कि हैदराबाद किसके तहत? ऑपरेशन पोलो, जूनागढ़ जनमत संग्रह, और जम्मू एंड कश्मीर विलय पत्र से इनको मिला लिया गया। लेकिन अब मैंने कहा कि इंडिया, अब जो 1950 में बनाया गया इसके संविधान, तो लेकिन अब बड़ी दिक्कत, 1950 में जब संविधान बनाया गया तब बड़ी दिक्कत, तब उन्होंने बांटा गया, ABCD में बांट दिया गया। ABCD, जब ABCD में बांटा गया तो वहां पर एक थी ब्रिटिश प्रोविंस, एक ब्रिटिश प्रोविंस थी, तो वो हाँ, एक थी अपनी प्रिंसली, एक थी प्रिंसली, और एक क्या थी? एक थी कमिश्नरी।
कमिश्नरी और एक थी यूनियन टर्सरी। क्या थी? एक थी यूनियन टर्सरी। इस पर क्या था? ब्रिटिश का मतलब क्या हुआ? कब्जा जहां पर था। अब एक हुआ देसी रियासत, प्रिंसली का मतलब क्या हुआ? देसी रियासत। देखो यहीं पर तो आनंद है, यही सब चीजों तो पढ़ने में। इसका मतलब कमिश्नरी का मतलब हुआ, देखो वो ब्रिटिश लोग कुछ ऐसे जो वहाँ के लोग थे ना, वहाँ के कुछ ऐसे लोग थे कि इनको उस प्रकार बोलो जहाँ कमिश्नरी, जहाँ के उन्होंने इधर उधर उसके हर बगल के राज्यों में नहीं कब्जा किया, मेन शहर में कब्जा किया। जैसे मेन शहर क्या हुआ? जैसे आपने मेन शहर में कब्जा किया तो उसको बोलेंगे प्रिंसली स्टेट। जैसे शहर में कब्जा किया, जो शहर जैसे अजमेर हुआ, अब ये सब शहर ही तो, हैदराबाद हुआ, तो इन सब में उन्होंने क्या किया था? अजमेर हुआ, भोपाल हुआ, इन सब चीजों में, अजमेर हुआ, भोपाल हुआ, तो इनके आर बगल वाले में नहीं कब्जा किया, इनके मेन शहर में कब्जा किया था। मेन शहर में कब्जा किया क्योंकि मेन शहर में पैसा भी ज्यादा होता है, और इसीलिए नाम कमिश्नरी। जहाँ पर कमिश्नरी हो, जहाँ पर कब्जा मतलब जहाँ पर ज्यादा हो, तो ब्रिटिश वालों ने क्या किया? उन पर कब्जा किया, उनको पहले खलास करने का प्रयास किया कि इनको खलास करो, तो उनको। और यूटी में क्या हुआ? अंडमान निकोबार जैसे हुआ, अंडमान जो केंद्र शासित में है, अंडमान निकोबार। अब बात आती है कि इन सबको मिलाया कैसे जाए, कब्जा जहाँ पर है उसको कैसे लिखा जाए, तो जहाँ पर कब्जा है उसको कैसे लिखा जाए, जहाँ पर देसी रियासत उनको कैसे लिखा जाए, तो सबकी अलग अलग हो गई, तो उन सबको कैसे लिखा जाए, उनको भी बांटने के लिए अलग अलग सिस्टम में जुड़ गई। अब प्रॉब्लम वही हो गई ना, हमने कहा 9 9 10 9 9 10। अब मैंने क्या कहा? अब कैसे इसको किया जाए? अब मैंने कहा 9 फिर 10। देखो इसको कितने कहा? 9 9 10 में इनको डिवाइड किया गया, लेकिन अब इनको 9 9 और 10 में रखा क्या जाए? तो इनमें अंडमान निकोबार, इनमें 2 रखे गए, तो लेकिन इनमें रखा कैसे जाए, इसलिए इनको हमने बताया गया। अब इनमें कैसे इन राज्यों को अलग अलग मिलाया जाए? भाई 9 9 10 हैं, 9 9 18 10 28 राज्य हो गए, 2 यहाँ पर ये हो गए, 2 और मिल गए, तो यहाँ पर टोटल 2 और मिल गए। तो अब देखिए उन्होंने कहा इन सबको मिलाया कैसे जाए? भाई सीधा फंडा बने नहीं बना भाई। अगर 28 राज्य हैं तो इनको सजाया कैसे जाए, किस रूप में रखा जाए, किसके आकार में रखा जाए? अब दिक्कत भाई, इन्होंने 552 को तो मिला दिया, लेकिन एक क्रम से नहीं मिलाया कि किनको कहाँ पर को कैसे रखा जाए। अब दिक्कत का भाई, जब ये सब सिस्टम 1950 में संविधान लागू हुआ तो वहां पर एक आयोग चला, जिसको हम एक आयोग चला पहला एसके-धर आयोग। कौन सा आयोग? एसके-धर आयोग। कौन सा आयोग चला? एसके-धर आयोग चला था 1948 में। किसमें चला था? 1948 में एसके-धर आयोग चला। एसके-धर से पूछा था, एसके-धर से सभी लोगों ने पूछा कि इसको भाषा के आधार पर रख दिया जाए। इसको किसके आधार पर रख दिया जाए? भाषा के आधार पर रख दिया जाए। भाई एसके-धर आयोग ने एसके-धर से पूछा कि भाषा के आधार पर रख दिया जाए, तो एसके-धर ने अपना आयोग दिया 1948 में। एसके-धर साहब ने अपना जो स्टेट दिया, उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर इसको नहीं रखा जाएगा, भाषा के आधार पर नहीं रखा जाएगा, अर्थात किसी स्टेट, ये जो 28 राज्य हैं इनको भाषा के आधार पर नहीं चयनित करेंगे कि भाषा के आधार पर, जैसे इन्होंने कहा कि जहाँ मराठी बोली जाती उनको अलग रखा जाए, पंजाबी बोली जाती पंजाब वालों को रखा जाए, और भोजपुरी बोली जाती है जैसे मान लीजिए बिहार वालों को, बिहारी है बिहार वालों को रखा जाए, मारवाड़ी है तो मराठों को, आंध्र प्रदेश की भाषा तो आंध्र प्रदेश में रखा जाए, इस प्रकार की भाषा के रूप में रखा जाए। तो एसके-धर आयोग कब चला? 1948 में चला। भाषा के आधार पर न रखने का पहला प्रस्ताव किसने दिया? एसके-धर ने। और दूसरे पर दिया जवाहरलाल नेहरू, और थे जेवीपी समिति, जेवीपी जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब होगा पट्टा सीतारामैया, ऐसा कुछ नाम था। तो इन्होंने क्या कर दिया था? स्टेट में रखा था जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टा सीतारामैया, ऐसे कुछ नाम था। इन्होंने आयोग में दिया 1949 में शायद दिया था, हाँ 1948 में भी दिया था, सॉरी 1948 में इन्होंने भी बताया कि भाषा के आधार पर नहीं दिया जाएगा, इन्होंने भी बताया कि भाषा के आधार पर नहीं दिया जाएगा। नहीं समझ में आया?
इन्होंने भी भाषाई राज्यों का क्या था, विरोध किया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का नहीं गठन किया जाएगा। तो पहली बार किसने विरोध किया, तो एसपी धर आयोग ने 1948 में पहली बार विरोध किया कि भाषा के आधार पर नहीं धरा जाए। उसके बाद जेबीपी जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया 1948 में इन्होंने भी विरोध किया कि जो है भाषाई के आधार पर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड आए पेट्टू श्रीलाल। कौन आए? थर्ड आए पेट्टू श्रीरमलू। कौन आए थे? नाम भी बड़े अजीब, पेट्टू श्रीरमलू। पेट्टू श्रीरमलू ने क्या कहा, पेट्टू श्रीरमलू ने क्या कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर रखा जाए। इन्होंने कहा कि मैं मद्रास में नहीं रहूंगा, क्योंकि मद्रास, इन्होंने कहा कि जैसे ये नीचे की भाषा क्या है, ये मद्रास है, तो मैं मद्रास के में नहीं रहूंगा, क्योंकि मद्रास ऊपरी वाली भाषा में मद्रासी बोला जाता है और मैं आंध्र प्रदेश का मारवाड़ी जनता हूँ, इसलिए मैं आंध्र प्रदेश में रहूंगा और मद्रास में नहीं रहूंगा। इन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में रहूंगा, मद्रास में नहीं रहूंगा, क्योंकि मद्रास की भाषा क्या है, अलग है और मद्रास की भाषा अलग है, इसलिए मुझको वहां पर इज्जत नहीं मिलेगी। और इन्होंने ये सोचकर बोला कि मैं मद्रास में नहीं रहूंगा और आंध्र प्रदेश में रहूंगा, जिसके कारण इन्होंने क्या कर दिया था, भूख हड़ताल। और उस समय जवाहरलाल नेहरू थे और दो लोगों ने मना कर दिया था, इसके धर ने भी, जेबीपी आयोग ने भी 1948 में दोनों लोगों ने भाषाई राज्य को मना कर दिया था कि मैं नहीं मनाऊंगा। इसलिए पेट्टू श्रीरमलू ने 56 दिन का भूख हड़ताल रख दिया, 56 दिन का भूख हड़ताल। इसलिए 56 दिन का क्या रख दिया, पेट्टू श्रीरमलू ने 56 दिन का भूख हड़ताल रख दिया। सोचो 56 दिन बिना भूखे रहे और इन्होंने क्या कर दिया था, मृत्यु 1952 में इनकी मृत्यु हो गई, 1952 में इनकी मृत्यु हो गई और 56 दिन का भूख हड़ताल रखा, 1952 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और वहां क्या मच गई, खलबली मच गई, वहां पर क्या बन गई, खलबली मच गई। तो इनको आंध्र प्रदेश में रखा गया। अब भाषा के आधार पर क्या कर दिए, पहला रखा गया। अब बाद में अगर एक होगा तो दूसरा तो हो जाए, 100%। गांव में कहते नहीं कि लक्षित ला के, अब एक बार चोरी गए तो दोबारा हो गए, अब इनकी यहाँ बरकत ना हो गई, तो उसी प्रकार हो गया। तो 1900 कितने में क्या आ गया, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश फर्स्ट भाषाई राज्य बनाया गया। तो 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बनाया गया। आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य बनाया गया, पहला भाषाई राज्य बनाया गया, पहला भाषाई राज्य बनाया गया। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहला भाषाई राज्य कौन बनाया गया, तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश। और पहला भाषाई राज्य कब बनाया गया, तो बोलोगे 1 अक्टूबर 1953। तो अब किसके आयोग पर बनाया गया, भाषा के आयोग पर बनाया गया। पहला किसने दिया, पेट्टू श्रीरमलू ने 56 दिन का भूख हड़ताल किया, 1952 में मृत्यु हो गई। उसके बाद वहां की जनता गुस्सा गई, अरे भूखा मार दिया, ये उसको ब्रिगेडियरों से खतरनाक, बहुत तगड़ा है। तो इसीलिए इनको जो है ब्रिटिश से भी खतरनाक माना गया और वो लोगों ने भी भूख हड़ताल रख लिया। तो इन्होंने कहा ऐसा करेंगे तो सब मर जाएंगे, तो कुछ नहीं आएगा। वो आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई राज्य बनाया गया, चलो हटाओ। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में इसका गठन हुआ था और 1953 में बनाया गया था। लेकिन अब देखो, अब उसके बाद क्या हुआ, आंध्र प्रदेश जब भाषाई राज्य बना तो उसके बाद वाले भी सब चकाचक होने लगे। अब सब और घेर लिए और सब हड़ताल कर ली। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब क्या कर ली, इसको लिख सकते हैं ना, प्रिंस लिस्ट। सरदार वीपी मेनन ने क्या किया, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो से मिलाया गया, जूनागढ़ को आबादी हिंदू मुस्लिम से मिलाया गया, जनमत संग्रह से मिलाया गया, और इसको कैसे मिलाया गया, विलय पत्र से मिलाया गया। तो इसको मिटा के दूसरा लिखते। अब देखो अब कैसे मानेंगे। अब आपने कहा कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य बना। अच्छा एक चीज बताओ, जब एक चीज कोई हो जाएगा, अगर जैसे मैंने कहा किसी स्टूडेंट को मैंने फेल कर दिया और हमने 5 स्टूडेंट को फेल किया, अगर एक को फेल करता हूँ वो फिर पास कर देता हूँ, तो 4 और आकर के हड़ताल मार देंगे, सर जी हमको भी पास करो, हमको पास करो। कंडीशन सेम वही हुआ यहाँ पर, पहला राज्य मिला, अब फिर और सब आके उसको घेर लिए कि हम भी यही बनेंगे, हमको भी भाषाई राज्य बनाओ और हमको भी भाषाई राज्य बनाओ। उसी प्रकार सबने हड़ताल घेर कर लिया। उसके बाद इन्होंने फजल अली साहब से पूछा गया, तो फजल अली आयोग चला, फजल अली आयोग।
कौन चला? फजल अली आयोग। लेकिन फजल अली आयोग हैं कौन? अब उनका माना कैसे जाए? तो फजल अली आयोग ने कहा कि राज्यों का गठन किया जाए, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। इनसे पूछा गया कि सरकार राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए कि ना किया जाए? इन साहब ने कहा कि यस, भाषा के आधार पर किया जाए। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर हो। इन्होंने क्या कहा था कि भाषा के आधार पर हो, लेकिन राज्य एक हो। इन्होंने कहा कि राज्य क्या हो? एक हो, पर भाषा अनेक हो। लेकिन राज्य एक हो, राज्य एक हो, भाषा अनेक हो, भाषा अनेक हो। अब जैसे मैंने कहा, आप उत्तर प्रदेश में मारवाड़ी भी रहते हैं, सिक्किम वाले भी रहते हैं, गुजरात वाले भी रहते हैं, तो सब अगर रहेंगे, गुजरात में आप सूरत चले जाइए कि यहाँ भी रहते, बिहार के भी रहते हैं, तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो फजल अली आयोग ने बताया कि भाषा के आधार पर हो, लेकिन हो, भाषा के आधार पर हो, लेकिन राज्य एक हो और भाषाएं क्या हो? अनेक हो। और इसको पारित कैसे किया जाए? अब ये यहाँ को तो है नहीं, और संसद को दिया गया, तो संसद ने जवाहरलाल नेहरू ने सदस्य, इसको सदस्य 3 थे। फजल अली क्यों थे? सदस्य यहाँ पर 3 थे, लेकिन एक फजल अली थे और एक और थे। उन लोगों ने भी बताया कि भाषा के आधार पर हो, लेकिन इसके आधार पर नहीं। और जो इसका गठन हुआ, इसका गठन कब हुआ? 1953 में इसका गठन हुआ। इसका गठन कब हुआ? 1953। और रिपोर्ट कब जारी किया गया? 1956 में। इसका गठन, इसको रिपोर्ट कब जारी किया गया? 1956 में रिपोर्ट जारी किया गया। सोचो, पूछ लेता है कि गठन कब हुआ। अगर तुमको पूछा जाए तो फजल अली आयोग का गठन कब हुआ, तो आप बोलोगे 1953। और रिपोर्ट कब जारी किया गया? 1956। और क्या बताया गया? बताया गया कि भाषा के रूप पर हम राज्यों को विभाजन कर सकते हैं, लेकिन तब करेंगे भाषा अनेक हो और राज्य एक हो। इसलिए हम उस राज्य को केवल एक ही भाषा के रूप में नहीं करते हैं, भाषा के रूप में करेंगे और भाषा अनेक होंगे और राज्य एक ही होगा। वहां से फजल अली आयोग हुआ। फजल अली आयोग को तब रखा गया और 1956 में फिर 7वां संशोधन किया गया। 1956 में 7वां संशोधन किया गया। 7वां संशोधन किया गया 1956 में 7वां संशोधन किया गया। और स्टेट 14, और वहां पर क्या बनाए गए? स्टेट बना दिए गए 14 स्टेट बनाए गए। और यूटी कितने बनाए गए? 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और 14 राज्य बनाए गए। यहाँ से 7वां संशोधन किया गया। अब यहाँ से कितने संशोधन किए गए? 7वां संशोधन किया गया। इसमें से 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 1956 में। अगर पूछ ले कि चौथा फजल अली आयोग किस संशोधन में हुआ, तो आप बोलोगे 1956 में 7वें संशोधन में हुआ। अगर ये भी पूछ ले कि 7वां संशोधन कब हुआ, तो आप बोलोगे 1956 में 7वां संशोधन हुआ। स्टेट 14, वहां पर केंद्र शासित प्रदेश 6 थे। ये है माजरा इस टोटल का। अब टोटल आते हैं। अब आते हैं पेप्सू। इसका देखो, पेप्सू का नाम पहले अलग था। अब देखो पेप्सू क्या था पहले? पेप्सू क्या था? पंजाब का दूसरा नाम था। कोई पंजाब ये सुपर यूनियन ऐसे कुछ पहले नाम था, संघ के नाम से था कोई। तो पंजाब को पहले पेप्सू के नाम से जानते थे, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पेप्सू। शायद इसका फुल फॉर्म हमको याद नहीं समय, इसको पेप्सू के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 1956 में शाह आयोग चलाया गया। 1966 में कौन सा था? यहाँ पेप्सू में क्या था? विवाद चल रहा था कि इसको अलग अलग किया जाए। यहाँ की कई भाषाएं थी, यहाँ का सारा सिस्टम अलग था, झंडा अलग था, तो बिहार को क्या कर दिया जाए? विवादित था। तो यहाँ पर 1966 में क्या कर दिया गया? यहाँ पर शाह आयोग के अनुसार शाह आयोग चलाया गया। कौन सा आयोग चलाया गया? शाह आयोग चलाया गया 1966 में। कहाँ चलाया गया? बिहार में। बिहार का पंजाब का पहले नाम था पेप्सू। और यहाँ से तुम्हारे 6 राज्य निकल के आए। कौन? 4 राज्य निकल के आए। एक हिंदी, देखो यहाँ से 4 निकल गए। हिंदी, उसके बाद यहाँ से निकला पंजाबी, जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ पंजाबी, जहाँ पर्वत है ऊंचा खाड़ी, और जहाँ पर विवादित जहाँ पर था उसको क्या नाम से दिया गया? उसको यहीं से चंडीगढ़ निकला। और यहाँ हिंदी से निकला, क्या निकला था? हरियाणा। यहाँ से निकला हरियाणा, और पंजाबी से निकला पंजाब, और पर्वत से जो निकला था वो है हिमाचल प्रदेश।
जहाँ पर पर्वतीय एरिया है उसको किस रूप में दिया जाए। तो हमने बोला कि इसमें पहले विवाद था, हिंदी बोली भी जाती थी, सब एक ही में था। तो पंजाब को विवाद था जहाँ पर सबका अलग अलग नाम था, तो वहाँ से डिवाइड किया गया, हिंदी को हरियाणा में, पंजाबी को पंजाब में, पर्वत को हिमाचल प्रदेश में, और विवादित को उसको चंडीगढ़ में क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। तो वहां पर तुम्हारे हुए 28 राज्य का निर्माण हुआ, उसी में 28 राज्य और 28 राज्य का निर्माण हुआ और 8 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण वहीं से हुआ, और तुम्हारा भाग 1 समाप्त होता हुआ। यहाँ से क्या हुआ, और शाह आयोग कब स्टार्ट हुआ, 1966 में शाह आयोग चलाया गया पेप्सू में। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो विवादित जमीन थी पंजाब की, और वहीं पर 6 का 3 4 का और अध्ययन किया गया। तो हमने बताया था कि हाँ 24 पहले पढ़े, इससे 14, यहाँ पर 6 और बताए गए। तो यहीं से 24 पहले पढ़े थे, यहाँ तक बताए गए, तो यहाँ से 4 और निकल के आए, 24 7 28। यहीं से तुम्हारे कितने राज्य, 28 राज्य निकल गए। देखो यहाँ से तुम्हारे 28 राज्य निकल गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश क्यों कहते हैं? केंद्र शासित इसलिए कहते हैं कि उस पर कोई दूसरा ना कब्जा कर ले, वो एज ए राज्य की तरह रखा जाता, उसको पूरा वही सिस्टम दिया जाता, वहाँ का झंडा अलग होगा, लेकिन दूसरा आकर के ना कब्जा कर ले, उस पर अपनी निगरानी रखना और उसको अपने अंतर्गत में ले आना और उसका अपना रूल पालन करवाना कि उस पर कोई और निगरानी न करे। अगर कोई दूसरा चढ़े तो हम अपने राज्य की तरह उसकी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए उसको हम केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखते हैं। तो आज हमारा भाग 1 क्या हुआ, फिनिश होता हुआ। लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। भाग 1 क्या होता हुआ, फिनिश होता हुआ। कल भाग 2 में 5 से 11 के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल 5 से 11 कितनी होती हैं और 5 से 11 में क्या क्या होता है, कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या होता है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। कैसा लगा मेरा प्रयास जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।